बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 दिसंबर और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी से आपके सामने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी रखनी है। इसका कुछ हिस्सा हम आपको पहले बता चुके हैं और अभी जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं वो हमें भी हिला देने के लिए काफ़ी हैं, होशरुबा है। तहलका खेज़ किस्म की या परेशान कुन लेवल की ये मालूमात हैं जो सामने आ रही हैं। ये डी चौक में हुए कत्ले आम के बारे में है। याद कीजिए, चंद दिन पहले मैंने आपको कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अब इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर ये दबाव डाल रही है कि आप किसी भी तरह से 35 लाशों की जिम्मेदारी लें। और उसकी पूरी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी। मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद के अंदर 4 से 5 बड़े जर्नलिस्टों के पास ये स्टोरी, जैसे मेरे पास है, ये उनके पास भी मौजूद है। उनमें से ज़्यादातर के साथ मेरी बात भी हुई। उनके पास बिल्कुल वही कवायफ थे, वही तमाम तफसीलात थीं और तकरीबन मिलते जुलते ही सोर्स थे। जो सोर्स मेरा था वही मिलते जुलते सोर्स तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन जिस तरीके से उनके पास वो स्टोरी थी उससे लग रहा था कि सोर्स भी मिलते जुलते ही थे। जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात हैं उसमें वो ये कहानी आपके सामने रखने से कासर है। जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उन 4-5 लोगों की, और मैं यहाँ वाजे कर दूं कि वो जो 4-5 लोग हैं उनमें से कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो 20-25 साल से कम जिसका जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस हो। उनमें से एक दो ऐसे भी हैं जिनके बड़े टॉक शोज़ हैं, टेलीविजन के ऊपर बड़े नाम हैं। उसके अलावा भी जो 2-3 दूसरे लोग हैं वो भी मीडिया के बड़े नाम हैं। अब इन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो पुलिस के अंदर से पहुंची। जो मेरे तक आई इन्फॉर्मेशन वो भी पुलिस के बड़े ही सीनियर लेवल से हमारे सामने आई है। जाहिर है उनके नाम तो नहीं बताए जा सकते, ना ही उनकी तरफ इशारा किया जा सकता है। लेकिन जो इनिशियली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि 35 ऐसी लाशें हैं जो अभी तक कहीं नहीं पता मुबैना तौर पर, क्योंकि हमारे पास ये मुबैना स्टोरी आ रही है ज़राए के साथ, और उनकी अब जिम्मेदारी लेने के लिए पुलिस को कहा जा रहा है। अच्छा, अब इसका एक काउंटर सवाल है कि क्यों कहा जाएगा? उनको मिसिंग पर्सन ही क्यों ना कर दिया जाए? क्यों पुलिस को कहा जाएगा कि आप इसकी जिम्मेदारी लें? क्यों ये गड़ा मुर्दा दोबारा उखाड़ा जाएगा? इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा इस खबर को देने के बाद जो अगली तफसीलात अब सामने आई। अब अगली तफसीलात ये सामने आई हैं, दोबारा मैं आपको बता सकता हूं कि सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर से ये पता चल रहा है और दूसरी तरफ के ज़राए से भी ये पता चल रहा है कि 35 नहीं बल्कि 36 लाशें हैं प्रिसाइजली जिनकी जिम्मेदारी लेने को इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर गहरा प्रेशर डाला जा रहा है। एक और मीटिंग हुई है, हमारी खबर देने के बाद वो मीटिंग हुई है, उसमें भी पुलिस को ये कहा गया है। लेकिन इसमें जो होशरुबा किस्म की तफसीलात किसी भी वक्त सामने आ सकती हैं, मैं ये नहीं कह सकता कब आएंगी, वो किसी भी वक्त आ सकती हैं। और वो ये है कि जब गोली मारने का ऑर्डर किया जा रहा था तो पुलिस के अफसरान मिड लेवल एंड हायर लेवल दोनों ने उससे इनकार किया है। उनकी सरजनिश हो रही थी और वो चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। ये दोबारा सुनिए, उनको जब इंस्ट्रक्शंस जा रही थी ऑपरेशन के वक्त तो मिड लेवल और मिड से ऊपर वाला टेयर जो है उन्होंने इनकार किया है। जाहिर है वो वायरलेस का सिस्टम ही होगा, और उनकी सरजनिश भी वहां पर हो रही थी। वो सब कुछ रिकॉर्डेड है और वो रिकॉर्डिंग किसी भी वक्त बाहर आ सकती है। मैंने भी कोशिश की है कि वो रिकॉर्डिंग हम तक भी पहुंचे। अभी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। मुझे बताने वाले ने ये बताया कि गिल साहब कोई शक नहीं, आप भी बहुत बड़े जबर में से गुजरे और आप भी एक इमोशनल सेटबैक से गुजरे, ट्रामा में से गुजरे। लेकिन जिस ट्रामा में हम हैं, ये पुलिस का ऑफिसर कह रहा है, जिस ट्रामा में इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, जिस ट्रामा में वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा आपको इसकी सोच नहीं, आपको इसका ख्याल नहीं है। मसलन मुझे एक और शख्सियत ने बताया कि वो अपने किसी साथी से बात कर रहे थे और जो साथी कवरेज कर रहा था वहाँ पर, और फ़ोन पे जब वो बात कर रहे थे तो उनका साथी जो कि अच्छा भले नाम वाला जर्नलिस्ट है, वो इस कदर ज़ारो कतार फ़ोन पर रो रहा था शेयर करते हुए उस मोमेंट कि उसको शक ये गुजरा कि कहीं इसको गोली लग गई है। मतलब कि वो जर्नलिस्ट जो है, जो कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया था, वो उसको बयान नहीं कर पा रहा था अपने साथी को। तो बहरहाल वहाँ पर एक खौफ की फ़ज़ा है पुलिस में भी, दूसरी तरफ भी। अच्छा, एक तो इन्फॉर्मेशन ये आई है कि ये 36 लाशें हैं
दूसरी इंफॉर्मेशन ये आई है कि रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है जिसमें बहुत सारे लोगों ने इनकार किया उन इलीगल ऑर्डर्स को लेने में। इस खबर का तीसरा और बहुत ही अहम कंपोनेंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी मेरे तक पहुंची है। ऑफिसर का नाम भी पहुंचा है और ऑफिसर का रैंक भी पहुंचा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है कि वो इस फोरम से सामने रखा जाए। मैं रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा हूँ। पुलिस के ज़राए के अंदर से ये खबर आई है और मुझे नहीं लगता कि ये खबर जो है इस तरीके से, हाँ इस खबर को इमरान खान साहब तक पहुँचना चाहिए, दूसरे लोगों तक पहुँचना चाहिए, इम्पॉर्टेंट जहाँ से इन्वेस्टिगेशन होनी है वहाँ तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा, क्योंकि मेरे पास हतमी मुस्तनद कोई तरीका नहीं है कि मैं वैलिडेट कर सकूं वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई है कि वो जो शख्सियत है और वो जो रैंक है और उनकी जो एसोसिएशन जिस डिपार्टमेंट से है वो वाकई क्या वो ग्राउंड के ऊपर इन्वॉल्व होकर ये सब कुछ कर रहे थे, उनके अहकामात से हो रहा था। लेकिन जो दूसरी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है और वो है कि एक तो दोबारा से 36 लाशों के बारे में प्रेशराइज किया जा रहा है, दूसरा ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें पुलिस के आला और मिड लेवल अफसरान ने इनकार किया है कि हमने गोली नहीं चलानी, हमने ये काम ये नहीं करना। इससे पहले याद कीजिए कोई 150 के करीब या उससे भी ज़्यादा जो पुलिस के लोअर रैंक्ड जवान थे या उनके लोअर रैंक के जो एहलकार थे उनके खिलाफ पहले ही तादीबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है नौकरी से निकालने की, क्योंकि उन्होंने इसमें हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। वो लिस्टें आपके सामने आ चुकी हैं। अब हम आपको अगला फेज़ बता रहे हैं कि एएसपी एंड अबव रैंक्स के लोगों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, जो किसी भी वक्त सामने आ सकती है, जिसमें वो इनकार कर रहे हैं कि ये काम हमने नहीं करना। और जैसा मैंने आपको कहा कि तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन का पहुंचा है वो एक मिड लेवल के ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट उनका कोई और है। वो किस डिपार्टमेंट से किस जगह से आए थे, मतलब कि किस जोग्राफिक लोकेशन से उन्हें मूव किया गया था, वो वहाँ पहुँचे थे, उनका नाम क्या है, उनकी बरादरी क्या है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। उन्होंने वहाँ क्या कुछ किया वो इन्फॉर्मेशन भी पास है। और ये आप पुलिस के ज़राए से रही है और पुलिस अब कह रही है कि हम पे प्रेशर है कि आप इस सब को ओन करें। अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही सवाल मेरे जहन में आया कि अगर ऐसा है तो अब क्योंकि 12 लाशें जो मगरिब तक गिर गई थी, क्योंकि आपको पता है कि 25 और 26 की रात को लाशें गिरी और फिर 26 का दिन भी गिरती रहीं, तो मगरिब तक ये 12 लाशें थी। असल कत्लेआम तो बाद में हुआ, जाहिर है, जैसे पहले बताया। तो फिर यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज क्यों नहीं कर दिया जाता, इन लोगों को मिसिंग बना दिया जाए? क्यों पुलिस से ये जो है पुलिस इसकी ओनरशिप ले और कहे कि ये हमारी फायरिंग से हुआ और ये लोग हम पे हमला कर रहे थे या जो भी बना के, तो ये पुलिस से एक्सेप्टेंस इसकी क्यों करवानी है? तो ये काउंटर सवाल मैंने जो पुलिस के ज़राए से मुझे पता चला उनसे मैंने भी पूछा। उन्होंने इसका जवाब बड़ा मज़ेदार दिया। उन्होंने कहा, सर शायद आपको पता नहीं कि जब लाल मस्जिद में कत्लेआम हुआ था तो हालांकि उसमें जो लोग आए थे वो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड नहीं थे। उन्होंने कहा पीटीआई के अंदर जो लोग आए हैं ये आपस में बहुत वेल कनेक्टेड थे। मतलब अगर कोई लैया से 5 नौजवान आए हैं या 6 आए हैं, 10 आए हैं, तो उनकी दोस्तियां हैं, वो सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। इसी तरह सवाबी से कोई आया है तो वो एक दूसरे को जानते हैं, डेरा इस्माइल खान से आए हैं तो एक दूसरे को जानते हैं। कोई अकेला घर से नहीं निकला, वो पीटीआई के 4, 5, 7, 10, 15, 20 ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे से इंटरेक्टेड लड़के आए और उनको पता है कि उनमें से कौन वापस नहीं गया। उन्होंने कहा इवन लाल मस्जिद में मुल्क के तूलो अर्ज से लोग थे जो आपस में उस तरीके से कनेक्टेड नहीं थे, और जब वहाँ ऑपरेशन हुआ तो कोई सोच सकता होगा कि यार वो अपने घर भाग गया, अपने इलाके भाग गया, किसी को ज़रूरी तो नहीं कि वो बेचारा वहाँ पर उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, वो वापस भी जा सकता होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इवन उस हादसे में भी पता चल गया था कि कौन कौन वहाँ पर कत्ल हुआ, किस किस को मिसिंग किया गया, क्योंकि असल में वो कत्ल हो चुका था। यहाँ तो उन्होंने कहा कि उनके साथियों को अच्छी तरह से मालूम है कि कौन मिसिंग है और किसको कत्ल कर दिया। तो मैंने अगला सवाल पूछा, फिर वो साथी अभी तक कैमरा पर क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि गिल साहब आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी खौफ की फ़ज़ा है और ये आहिस्ता आहिस्ता छटता जाएगा अगले चंद दिनों में, और लोग कैमरा पे आके बताएंगे कि ये नाम है, ये हमारे साथ आया था, हम इकट्ठे थे और अब ये मिसिंग है और इसको कत्ल कर दिया गया। उसके माँ बाप भी आएंगे और लोग भी आएंगे, इसलिए ये चीज़ छुप तो सकती नहीं। तो इसलिए
एक जो दुनिया में बड़ी तब्दीली होने जा रही है 20 तारीख की, उससे पहले पहले पुलिस के ऊपर प्रेशर है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अपने खाते में डालें। तो ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आई थी। एक हिस्सा आप ये बिल्कुल मत समझिए कि किसी डर की वजह से रोका जा रहा है, किसी किसी को कोई बेनिफिट देने के लिए नहीं, क्योंकि एक मुस्तनद है लेकिन एक ज़राए से वो खबर आई है। मैं मल्टीपल ज़राए से वो खबर लेना चाहता हूँ और उसके बाद भी मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ से सनसनी ना फैलाऊँ। वो इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब तक जाए, दूसरे जो इम्पोर्टेंट फोरम्स हैं वहाँ पर जाए और रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। हम उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ रखेंगे और अगर उसके ऊपर सनसनी फैलाएंगे तो जो उसका असल मकसद है वो फौत हो जाएगा। पर आगे चलते हैं। ये तो सब कुछ हो गया। अब जो कुछ अमेरिका के अंदर हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। होगा और बहुत कुछ होगा, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। लेकिन पीछे बैक होम एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर फौजी जो साइड थी वो भी शामिल थी। मीटिंग में नून लीग भी शामिल थी और जियो टीवी के कुछ लोग भी शामिल थे। जियो टीवी के सीनियर मैनेजमेंट के लोग उसमें शामिल थे। उस मीटिंग के अंदर इस सारे नैरेटिव का जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने का फैसला जो है वो किया गया है। उसमें एक तो पहले से इन्होंने एक तरीका बनाया था कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ पैसा फेंका जाए ज़्यादा। 40 अरब तो आपको पता है कि वो लगाए गए थे ना फायरवॉल वगैरह के ऊपर। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा व्लॉग है वो आप सेलुलर नेटवर्क पर तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते। घर वाले जो वाईफाई है उस पर कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो जो लोग आप सारे कमेंट भी करते हैं मेरे व्लॉग के नीचे कि आपका व्लॉग नहीं चल रहा, मुझे लोग बताते भी हैं, दोस्त भी बताते हैं जिनसे बात होती है कि मेरा व्लॉग जो है वो वहाँ पर, और मेरा ही नहीं अकेले, मोहित पीरज़ादा साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, बहुत सारे और अहबाब हैं जिनका व्लॉग वहाँ पर बंद किया हुआ है। इस तरह ट्विटर वहाँ पर बैन है। तो ये सब कुछ तो किया गया लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। तो जो मीटिंग हुई उसमें एक शख्सियत ने घरा कर चला कर कहा कि देखा, मैंने बहुत पहले कहा था कि ट्विटर को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए और वीपीएन से भी ना चले। अब ये जो सारा अजाब हमारे लिए खड़ा हुआ है ये ट्विटर से हुआ। ट्विटर ना होता तो ये अजाब खड़ा ना होता, ना ही जियो ट्वीट करता, ना ही जियो के ट्वीट के ऊपर से ट्वीट होता, और ना ही ये सारा शोर मचता, और ना ही रिचर्ड ग्रैनल के नॉलेज में आता। और ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ट्विटर से, तो याद कीजिए मैंने 3-4 महीने पहले आपको 3-4 व्लॉग्स के अंदर लगातार कहा था कि चौधरी निज़ामुद्दीन को सबसे ज़्यादा डर ट्विटर से लगता है। जैसे आप ये कह लेना कि जो जो समंदर की जंग है उसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ आबदोज़ है, तो ऐसे ही जो चौधरी साहब हैं उनके लिए सबसे ख़तरनाक मोहलक हथियार जो आपके पास है वो ट्विटर है, और जिसको आप एक्स कहते हैं, और उस पर बड़ा गुस्सा है और इस मीटिंग में भी उसी पे गुस्सा निकाला गया। अब हंगामी तौर पर वजारत इत्तलात डिजिटल कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट, ये प्लान पहले से था मैं क्लियर कर दूं, लेकिन अब इसे हंगामी बुनियादों पर रोल आउट किया जाएगा और इसके अंदर बजट भी बढ़ाया जाएगा। पहले इसका बजट था कि इसमें 54 ओहदे तश्कील देने हैं और 53 करोड़ 54 डिफरेंट डेजिग्नेशंस एंड 53 करोड़ रुपीस जो हैं वो फंड्स रियासत मुखालिफ बयानिए को काउंटर करने के लिए। और ये कोलैबोरेशन में काम करेगा आईएसआई, आईएसपीआर और वजारत जो इत्तलात हैं। नाम वजारत इत्तलात का होगा, फसाड वजारत इत्तलात की होगी, लेकिन इसकी जो सारी की सारी मैकेनिज्म हैंडलिंग है वो आईएसआई करेगी मेनली, और पीछे उसके आईएसपीआर होगा। तो ये फैसले किए गए हैं। इसमें ज़ाहिर है नून लीग को ये भी कहा गया कि पंजाब में भी गुंजाइश निकालें फंड्स की भी और इस तरह का सेटअप करने की भी। तो अब आपको एक एग्रेसिव किस्म का स्टांस जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा दूसरी तरफ से ट्विटर के ऊपर भी, ये चीज़ भी आप देखेंगे। अच्छा, आगे नजम सेठी साहब ने नया बयान दिया है। इमरान खान से मुकमुका करना ही बेहतर है, लेकिन अब इमरान खान से कोई गारंटी ले दे कि इंतकाम नहीं लेंगे। अगर इमरान खान गारंटी दे दें तो उन्हें जेल से छोड़ देना चाहिए। अब मुकमका किए बगैर आगे काम नहीं चल सकता क्योंकि पूरा मुल्क साकत है। यही बात जो है वो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी कही है कि इमरान खान को जेल से निकालना पड़ेगा। पूरा मुल्क जामद है, साकत है, और जेल से निकाले बगैर मामला नहीं बनना। लेकिन यहाँ नजम सेठी जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गारंटी कौन लेके देगा। मैं आपको 2-3 दिन से जो बता रहा हूँ, बल्कि 2-3 गलत कह दिया मैंने, एक ही व्लॉग में बताया मैंने आपको कि
ये जो कहा जा रहा है कि अपोजिशन इकट्ठी करें, ये जो कहा जा रहा है मुज़ाकरात करें, अपोजिशन को मिलाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो दोस्त ये कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कह रहे हैं। हो सकता है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में ऐसा ही दुरुस्त सोचते हों, लेकिन ये ख्वाहिश, ये बयानिया इस्टेब्लिशमेंट मरे जा रही है इस टाइम बनाने के लिए। और आप देखेंगे कि ये अब नून लीग भी इसी तरफ जाएगी। आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग हैं, कोई स्टंटमैन है, कोई कोई और है, वो भी आपको तकरीरें करते हुए और बातें करते हुए इसी बात पे नज़र आएंगे कि आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करते हैं, पीपल्स पार्टी भी आ जाए, नून भी आ जाए, हम भी आ जाएं, हम मुज़ाकरात करते हैं। तो ये सब कुछ अब 20 तारीख के हिसाब से सारा जो है, टू मेक एवरीथिंग लुक नॉर्मल, टू मेक लुक एवरीथिंग पॉलिटिकल, अब इस सारे मामले को फौजी जो चंद ऊपर के टॉप के जनरल्स हैं, उनकी जो इमरान खान के खिलाफ एक ज़ाती बुग़्ज़, दुश्मनी, हमला, अटैक, ताकत का जो अब्यूज़िव इस्तेमाल, उससे हटा के अब ऐसे बना के दिखाया जाएगा जैसे ये मामला पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी इनका था और ये बैठ के आपस में हल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई के साथ मौलाना साहब बैठ रहे हैं, दूसरी सियासी जमातें बैठ रही हैं। जब ये होगा तो वॉशिंगटन डीसी में आपका बैठा हुआ सफ़ीर कहेगा कि सर पॉलिटिकल मामला था, वो देखें हैंडल हो रहा है। पीटीआई भी मान गई है, वो भी सियासी जमातों के साथ बैठ गई है, वो अपोजिशन की सियासी जमातें भी इकट्ठी हो गई हैं। हो सकता है कोई जलसा जुलसा भी कर दे आने वाले दिनों में, आप देखेंगे अपोजिशन जमातें। ये ज़रूरत है इस टाइम चौधरी की टू डिसएंगेज हिमसेल्फ आफ्टर डी चौक किलिंग के, जो डी चौक के अंदर कत्लो गारत चौधरी ने कर ली है, उसके बाद चौधरी के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को इसमें से किसी तरह से अमेरिका बहादुर और दूसरों के सामने, वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने डिसएंगेज करे, एंड टू मेक दिस होल थिंग लुक लाइक मोर अ पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल फाइट, पॉलिटिकल एक दूसरे के साथ खींच और पुल। तो आपको जो उनके एसेट्स तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, ये मेरा ज़ाती बयानिया है, ज़ाहिर है पार्टी को यहाँ मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं जहाँ मेरी ज़ाती सोच होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा तज्जिया एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आईएसआई के मिलिट्री जनरल्स के जो टॉप मिलिट्री, जब मैं मिलिट्री जनरल्स कहता हूँ तो ये ज़हन में रखिए कि सारे जनरल्स नहीं कहता मैं। हमेशा जब भी मिलिट्री जनरल्स कहता हूँ तो ये टॉप के जो 3-4 जनरल्स हैं उन्हीं को समझा जाए, उन्हीं को अंडरस्टैंड किया जाए, उन्हीं की बात हो रही होती है। तो जो एसेट्स हैं उनके तहरीक इंसाफ के अंदर, वो भी अब आपको देखेंगे इस बात को डिल्यूट करके मुज़ाकरात, सियासत, सियासी बात। हालांकि मुज़ाकरात तो 2 लोगों के दरमियान होने हैं, एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का जनरल आसिम मुनीर है। तीसरा बंदा तो इसमें है ही कोई नहीं, तीसरे तो किसी का पड्डा ही कोई नहीं इसमें। और वो जिन बेचारों का है वो तो आलाइशें हैं अब सियासी तौर पर। नवाज शरीफ हुए, वो तो नवाज शरीफ के ऊपर तो अब हमारे पास खबर है, हमारी क्या असदुल्ला खान की खबर है कि नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी है कि वो किसी से मिल नहीं सकते। नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। तो उन बेचारों से क्या बातचीत होनी है? तो ये जो आप पूरा बयानिया देखेंगे, इसमें जो फ़र्ज़ करें आपको बयानिया दिया जाता था ना, किसी दिन दोबारा बात करूँगा, हम भोले हैं, हमने अपने आप को भोले कहना है, अहमक कहना है, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी कहनी है, हम बात के अंदर की बात को ना समझने वाले हमने कहना है, हमें भेड़िए के अंदर शेर नज़र आता है, शेर के अंदर गीदड़ नज़र आता है। हमारी ये जो अलूजन है हमारी, उसकी वजह से हमें बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जाता है। मसलन अचानक से आईएसआई ने कुछ लोगों को छोड़ा 9 मई के बाद, और जब पता लगता था कि पीटीआई के अंदर जितनी भी लीडरशिप है वो जनाब वो सारे के सारे ही बेचारे जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, कहीं खड़े नहीं हो सकते, वो सांस भी लेते हैं तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। तो कुछ लोगों को खुद से मिलिट्री ने, आईएसआई ने स्पेस दी कि आप खड़े हों और आप लोगों को निकालें। ना उन्हें कोई गिरफ्तार करता था, ना उन्हें कोई पूछता था, ना पकड़ता था, और उनमें हवा भर के एकदम आपके सामने हीरोइक उनकी जो है वो परछाई खड़ी कर दी गई। मैंने इमरान खान साहब को पैगाम भेजा, मैंने कहा कि ये आपके इल्म में है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब उनके सामने पैगाम गया तो पैगाम देने वाले ने मुझे वापस आके बताया कि खान साहब हंसे और कहा कि उसे कहना कि जो इस तरह की शोबदेबाजियाँ होती हैं ये बहुत थोड़ी देर के अंदर एक्सपोज हो जाती हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, ये सारे लोग खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। वही हुआ। जब इमरान खान ने हकीकी कॉल दी तो आपके सामने कोई बेचारा मेरी तरह बीमार हो गया, कोई आवाज़ार हो गया, कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, आपको बंदे निकालता कोई नज़र नहीं आया। हाँ, ये बात अलग है कि बंदे निकले, और वो निकले इमरान खान के लिए, ये बात दुरुस्त है। बंदे निकले और वो निकले इमरान खान के लिए,
और जाहिर है जिन लोगों ने निकाले, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को उसका क्रेडिट नहीं, बसों का अरेंज किया, सारा कुछ किया, वो सब क्रेडिट मैं पहले दे चुका हूं अपने वीलॉग्स में। लेकिन वो जो आपको चंद आईएसआई के और हुकूमत के खुद साख्ता बनाए गए कुछ टार्जन थे, जिनको आपको लगता था यार चलो बंदे तो निकाले हैं ना, चलो उसने बंदे तो, यार वो दलेर है, बंदे निकाल देता है वो फलां बंदा, तो वो आपको फिर लोग कहीं नजर नहीं आए। वो उस वक्त ज़रूरत थी, इनके ना प्लान ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं। उस वक्त का तो प्लान यही था ना कि इमरान खान पर लाल लकीर है, ये तो कभी आएगा ही नहीं, ये तो ख़त्म शुद। उस टाइम का प्लान तो यही था ना। तो उस टाइम की तो उड़ान ही ये थी। आप ये सोचें ना कि जब मशरक़ी पाकिस्तान अभी अलग नहीं हुआ था, तो एक मीटिंग के अंदर आइन की बात किसी ने कर दी, तो अयूब खान कह दिया मैंने, याया खान घर्रा कर बोले, ये ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब की किताब में लिखा हुआ है बाकायदा, वो घर्रा कर बोले कि जो मैं कहता हूं वो कानून होता है, यहां चिड़िया पर नहीं मार सकती मशरक़ी पाकिस्तान में, कोई कुछ करके तो दिखाए। तो एक वो लेवल होता है, एक दूसरा लेवल होता है कि फिर हमने खुद ही शेख मुजीब को अपने जहाज़ देकर तो हमने लंदन रवाना किया। तो ये वक्त बदलते रहते हैं, प्लान बदलते रहते हैं। तो उस वक्त का प्लान तो इमरान खान ख़त्म शुद था। तो इमरान खान के बारे में यही ख्याल था कि इमरान खान को साइड पे कर देना है। उस साइड पे खुदा न खास्ता उनकी जान लेके भी हो सकता है प्लान, वैसे भी जेल में रखने में, और कोई सब्सिट्यूट लीडरशिप क्रिएट करते हैं। उतने कद का लीडर तो नहीं बन सकेगा इमरान खान का, लेकिन चलें पीटीआई को हिस्से बकरों में करते हैं, तो फैसलाबाद किसी एक को दे देंगे, केपी में भी एक दो या तीन हिस्से कर देंगे, और उसमें भी इस एरिए का ये हो जाएगा लीडर, इसका ये। तो थोड़ा थोड़ा लोगों के अंदर हवा भरने की उस टाइम मामलात शुरू किए गए थे, और आपको छोटे छोटे इमरान खान आपको पेश करने थे बना के, देखें दिलेरी तो है ना। लेकिन फिर इमरान खान साहब से भी बेहतर, वो बॉलर तो अच्छे थे ही, बैट्समैन, उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट ऑफ बॉल और बैट बहुत अच्छी है। उन्होंने बस दो की शॉटें प्लेस की, कवर ड्राइव्स दो की, और वो जो तमाम हीरो आपके सामने थे वो शटड हो गया काम। और उसके बाद ना कोई बंदा रहा, ना बंदा नवाज, बंदे किसी ने क्या निकालने थे, बंदे खुद ही आपको निकलते हुए नहीं कहीं नजर आए। तो ये अब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए बहुत मसला बना हुआ है कि अब इमरान खान के ये जो जो भी दुनिया में होने जा रहा है 20 और उसके बाद, इसमें अब हमने अपने आप को बाहर कैसे निकालना और इस सारे काम को सियासी कैसे बनाना है। सईद अहमद का कॉलम है जी कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद माहिर माशियात हैं कि इकॉनमी को 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 100 अरब डॉलर तो लाना था हाफिज साहब ने, वो तो खैर आया नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि 42 अरब डॉलर का अभी तक पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो चुका है। ये मैंने आपको बता दिया है कि नवाज शरीफ पर मुलाकातों पर पाबंदी है। पीआईए में 457 अफराद की जाली डिग्रियों पर भर्ती होने का इंकशाफ हमारी हुकूमत में हुआ था, लेकिन अब अदालत में यह साबित हो गया, और उनमें से कई मेहरबानों ने अदालत में आके मान लिया, जिनमें पायलट्स भी थे और भी बहुत सारे, उन्होंने अदालत में आके कईयों ने तो मान लिया है रिपोर्टेडली कि हाँ जी मेरी डिग्री जाली थी, मैं जाली भर्ती हुआ था, मुझे आप फारिग कर दें, या मेरे रिटायरमेंट के जो सारी चीज़ें वो मेरे से वापस ना लें। तो मतलब कईयों ने सर्विस भी पूरी कर ली हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, और अब कहते थे कि ये जाली स्कैंडल है, अब अदालत के अंदर प्रूव हो गया, कईयों ने एडमिट कर लिया है। खबरें और भी थी लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।